एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वेनेजुएला के सदर की अमेरिका में गिरफ्तारी और मुकदमे के असरात महज सियासी नहीं बल्कि माशी और आलमी तवानाई मंडी तक भी फैल चुके हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर रखने वाला मुल्क है, मगर पाबंदियों और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस इसकी पैदावार पहले ही महदूद है। अब ऐसी सूरत हाल में अचानक सियासी अदम इस्तेहकाम तेल की सप्लाई को मज़ीद गैर यकीनी में ला सकता है। इक़्तिसादी तौर पर सबसे फौरी असर आलमी तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर वेनेजुएला से रोज़ाना तकरीबन 4 लाख बैरल तेल मार्केट से निकाल लिया जाए तो आलमी सतह पर यह सप्लाई मज़ीद सुकड़ सकती है। ख़ास तौर पर हैवी क्रूड की कैटेगरी में इससे ब्रेंट ऑयल की कीमतों पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ब्रेंट ज़्यादातर आलमी और समुद्री सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी मुद्दत के लिए ब्रेंट की कीमत में $1 से $3 फी बैरल का इजाफा भी हो सकता है, जैसा हमने फौरी तौर पर देखा भी है। जबकि WTI पर असर निस्बतन कम होगा, क्योंकि अमेरिका के पास लोकल और कैनेडियन सप्लाई जैसे ऑल्टरनेट मौजूद हैं। लेकिन चाइना इस बहरान से ख़ास तौर पर मुतासिर हो सकता है, क्योंकि वो वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। चाइना रियायती नरखों पर तेल खरीद कर न सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करता रहा है, बल्कि कर्ज़ों की वापसी भी इसी तेल के ज़रिए करता है। और सप्लाई मुतासर होने की सूरत में चाइना को रशिया, ईरान या मशरिक़ वस्ता से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे उसका इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। ब्रिक्स ममालिक के लिए ये एक वार्निंग साबित हो सकती है। वेनेजुएला ब्रिक्स के एनर्जी बयानिए और डॉलर के बगैर तिजारत के ख्वाब का एक अहम हिस्सा समझा जाता रहा है। अगर अमेरिका बराह रास्त तेल की तरसील पर असरअंदाज होता है तो ब्रिक्स की डी डॉलराइजेशन हिकमत अमली खतरे में पड़ जाएगी। रूस और चीन दोनों के माली और सियासी मफादात इस सूरत हाल में खासे दबाव में आ सकते हैं। ओवरऑल ये बहरान आलमी तेल मार्केट में वक्ती तौर पर कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, लेकिन तवील मुद्दत में अगर अमेरिका या मगरबी कंपनीज वेनेजुएला में पैदावार बहाल कर लें तो तेल की सप्लाई दोबारा भी बढ़ सकती है। मगर फौरी तौर पर एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, दिनों तक यही बरकरार रहे और इसको ख़त्म होने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानेंगे कि अब आगे ऑयल प्राइसेस किस तरफ जा सकती हैं और क्या सोना और चांदी जो कि पहले बहुत तेज़ी से जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या ये आलमी हालात मुतासर होने की सूरत में इनकी कीमतें भी तेज़ हो सकती हैं? नहीं, शान सईद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो शान साहब हम देख रहे हैं कि अभी वेनेजुएला वाली जो सिचुएशन है पिछले 2 से 3 रोज़ में जो क्रिएट हुई है, उसके बाद सोने और चांदी की कीमत तो पहले से ही बढ़ रही थी, वो अभी भी बढ़ रही है। क्या उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और क्या ऑयल प्राइसेस को भी ये मुतासर कर सकती है सिचुएशन, चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त जो वेनेजुएला है वो सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स रखता है? देखिए जी, पहले ये जो वेनेजुएला की इकॉनमी है, ये कोई इतना, इसके पास काफ़ी ऑयल के रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स के बिलियन बैरल के रिजर्व थे, लेकिन इनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा पुअर था, जिसकी वजह से ये 1 मिलियन बैरल से भी कम का तेल हर रोज़ निकालते थे। तो ये क्या इनका जो इतना जो ह्यूज डिपॉजिट्स हैं ऑयल का, क्या ये मार्केट में इमीडिएटली आएगा? तो उसका आंसर है नो। अच्छा। उससे ये हो रहा है कि जी मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है। आपने देखा होगा ब्रेंट की जो है कीमत थोड़ी सी ऊपर गई है, कोई इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आया। तो वेनेजुएला एज अ होल इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपको पता है ज़्यादातर इकोनॉमी जो साउथ अमेरिका में सिवाय ब्राज़ील के और अर्जेंटाइन के, वो इतनी उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। बाकी रही बात गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड और सिल्वर उसी तरह मूव करेंगे जैसे 2025 में उन्होंने मूव किया था। डॉलर डिबेसमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेगा। और पिछले साल 1000 मेट्रिक टन जो हैं वो सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है। तो सेंट्रल बैंक बाइंग वही है जो 1976 से 1982 तक सेंट्रल बैंक ने बाइंग की थी, वही ट्रेंड दोबारा आ रहा है। तो मैंने आपके बड़े सारे प्रोग्राम में यही कहा है कि हम 1970s के एरा में आ गए हैं। इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूँ 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्टिल अंडर स्टैगफ्लेशन। बहुत सारे ममालिक में इस वक्त भी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ग्रोथ कम है, जिसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑयल भी बढ़ेगा इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। गोल्ड और सिल्वर मजीद बढ़ेंगे और 2025 वाला जो ट्रेंड है वो रहेगा।
तो शान साहब, जो हमने 2025 का ट्रेंड देखा और जो आपने प्रेडिक्ट भी किया था कई मौक़ों पर, वो इस साल भी मज़ीद तेज़ी पकड़ेगा, चूँकि पिछले साल हमने देखा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस तरह का आलमी तनाज़ा कोई हुआ, तो उसके बाद सोने और चांदी में ख़रीदारी और इन्वेस्टमेंट का रुझान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो ये ऑलरेडी कीमतें बहुत तेज़ी के साथ जा रही हैं, ऑल टाइम हाई पर हैं। 2025 एक बड़े पॉजिटिव नोट पर इन्होंने ख़त्म किया, 26 का आगाज़ भी बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। तो यही मोमेंटम बरकरार रहेगा आगे भी? देखिए अरबाब, पिछले साल गोल्ड ने 64% YTD इंक्रीज किया था, सॉरी गोल्ड ने, यस, और सिल्वर ने 146% इंक्रीज किया था। इस साल मैंने एक टीवी चैनल पे लोकली पिछले हफ्ते मैंने कहा है कि सिल्वर हम देख रहे हैं $100 से $150 पर आउंस, और गोल्ड को मैं देख रहा हूँ जो 3 जनवरी की फाइनेंशियल टाइम्स में भी आया है, $5200 से लेके $6000 पर आउंस। और अगर आपने वो देखा हो फाइनेंशियल टाइम्स की, तो उसमें जो JP मॉर्गन है उन्होंने अपनी फोकास्ट जो है रिवाइज कर दी है। उन्होंने 5055 कह रहे हैं, जो MKS PAM है वो कह रहे हैं 5400, सोसिएटे जनरल कह रहा है $5000 पर आउंस, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है $4900 पर आउंस, डोइचे बैंक कह रहा है $4700 पर आउंस, और इसी तरह दूसरे बैंक जो हैं जैसे UBS है, मैक्वेयर है, वो सारे जो हैं वो $5000 पर आउंस की बात करें। तो ओवरऑल जो मार्केट में कंसेंसस है ग्लोबल प्लेयर्स का, वो यही है कि गोल्ड जो है वो 2026 में $5000 पर आउंस उससे तजावज़ कर जाए। तो अब शान साहब ने देखा कि जो अमेरिका और वेनेजुएला का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे फौरी तौर पर तो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर या वर्ल्ड इकॉनमी पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ। आगे भी सूरत हाल ये ऐसे ही रहेगी या कोई बड़ा इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मनफी असर भी पड़ सकता है दुनिया की इकॉनमी पर या फिर इंटरनेशनल आलमी जो इस वक्त एनर्जी मार्केट है उस पर? और वेनेजुएला का इवेंट एक किस्म से कह सकते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिस्क है, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनर्जी मार्केट पे, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं वो इस वक्त काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और जब मैं जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा रिसेंटली ईरान के ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं। इसके अलावा रशिया, यूक्रेन का और भी बड़े सारे ममालिक का जो है वो उनकी लड़ाइयाँ एक बहुत डेंजरस फेज में मूव कर गई हैं। तो ये इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल है जियोपॉलिटिकल रिस्क एक ऐसा फैक्टर है, और डॉलर डिबेसमेंट, ये दो वो फैक्टर्स हैं जो ऑयल प्राइसेस को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।